अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और उम्मीद करती हूं कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और आपने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छे से गुजारा होगा, क्योंकि नया दिन है और नई सुबह है और नए हफ्ते का आगाज़ हम अच्छे से करने जा रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी के साथ अच्छी पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना चाहिए। आज भी अपने प्रोग्राम में एक अच्छी एडवाइस के साथ ही बल्कि अपना प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी कि जनाब अच्छे गुमान की, अच्छी और मुस्बत सोच की आज हमने बात करनी है। और इस्लाम ने भी इस हवाले से हमें बताया है कि हमें अच्छा गुमान करना चाहिए, इसकी तलकीन की गई है। मायूसी से दूर रहने का भी हमें कहा गया है। और अगर हम अच्छे गुमान या पॉजिटिव सोच को फ़िलॉसफ़ी में सोचें ना, तो फिर बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये हमें नाकामी का सामना करने वालों की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं मिलेगा और ये हमें उन लोगों की ज़िंदगी में भी मिलेगा जो दुनिया में बहुत ज़्यादा हमें कामयाब नज़र आते हैं। और अगर हार के बाद आप हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं कि बस अब तो हम लोग गए, अब तो फिर दोबारा उठने के कम ही चांसेस होंगे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है और आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि वो अमली तसव्वुर है जो हमें दोनों तरह के कामयाब और नाकाम लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ज़रूर मिलता है। बात ये है कि जो निज़ाम कुदरत है ना, उसमें एक मैजिक है, एक कशिश मौजूद है और जिसकी बदौलत हम जैसा सोचते हैं ना, बिलाखिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है या हमारे साथ हमारी सोच के मुताबिक ही होता है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे एक्शंस के जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो भी मुस्बत निकलेंगे। और अगर हमें मनफी सोचें आती हैं तो हमें नताइज भी मनफी ही मिलेंगे, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है ना, वो डायरेक्ट हमारे माइंडसेट के साथ हो, हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ है। और हमारा जो बिलीफ सिस्टम है यानी हमारा यकीन, एक इतनी ताकतवर चीज़ है कि ये अपने जैसी हकीकतों को ना अपनी तरफ खींचता है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। और वो लोग जिनका इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन होता है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मजबूत यकीन की वजह से उनकी ज़िंदगी में ऐसे अमल करता है कि वक्त के साथ साथ उनकी जो तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी सोहबतें हैं, ख़ुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाती हैं। पहले उनकी आदतें बदलती हैं और फिर उनके मक़ासद वाज़े होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है उनकी लाइफ में कि उनके इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके मुताबिक हो जाते हैं। जिस तरह वो सोच रहे होते हैं वो वैसा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो ख्वाब होता है, जो उन्होंने कई सालों पहले देखा होता है, जिसके ऊपर वो पूरी मेहनत करते हैं, तो वो पूरा होता हुआ उन्हें दिखाई भी देता है और वो आखिरकार पूरा हो भी जाता है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महसूस कर सकते हैं। ज़रा देखिए कि जब हमें कोई चीज़ बड़ी ज़्यादा पसंद होती है, किसी चीज़ की हम शिद्दत से ख्वाहिश करते हैं, तो हमें हर वक्त उसी चीज़ के मुतालिक हमें ख़यालात आते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस उसी के मुतालिक चल रहा होता है। कॉन्शियस में ना हो लेकिन सब कॉन्शियस में हमारी वो चीज़ें ज़रूर चल रही होती हैं। आप इसी चीज़ का जिक्र करते हैं, आप चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सामने ज़रूर आ जाती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे लड़कों को बहुत ज़्यादा उनकी कार पसंद होती है, वो उनके सामने कहीं ना कहीं आ जाती है। कोई घड़ी हो सकती है कोई कपड़े हो सकते हैं, कोई आपने शर्ट देखी हो किसी ब्रांड पे तो आपको पसंद आती है। ख़वातीन इससे रिलेट कर सकती हैं कि जब वो शॉपिंग करने जाती हैं तो बार बार उनके दिमाग में वही चल रहा होता है और वो आपकी जो पसंद की कोई भी चीज़ हो सकती है और वो आपके शऊर में या लाशऊर में वो चल रहा होता है। तो फिर क्यों ना आज से हम लोग ये कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में कि हम इस अमली कानून का एक पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इसको हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत ख़यालात लेकर आएँ, मुस्बत ख्वाब देखें और उन्हीं के मुताल्लिक बात करें। और जहाँ जहाँ अमल दरकार हो उन चीज़ों के हवाले से, वहाँ वहाँ हम अमल से भी ख़ुद को सच्चा साबित करें। और यकीनन
हमारी जो लाइफ है ना, उसमें एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि अचानक किसी किस्म की जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले तो चेंज होना शुरू होंगी, आदतें चेंज होंगी, सोहबतें चेंज होगी, और जिस चीज़ का हमने टारगेट रखा होगा वो हकीकत का रूप धारना भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ाने की कोशिश किया करें। मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि पॉजिटिविटी इज़ अ की। मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव रहना अब के दौर में बहुत एक तो मुश्किल काम भी है। आई नो कि बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, डिप्रेस्ड कौम है आजकल हमारी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। वो आपका कोई पसंदीदा शख्स हो सकता है, वो आपका कोई पसंदीदा कह ले कि कोई मशगला हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रह रहे हों। तो वो कोई भी वजह हो सकती है, वो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है। आपने अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको ख़त्म नहीं होने देना, उसको कम नहीं होने देना, बल्कि उसको इन्हांस करते रहना, वक्तन फ़वक्तन उसके ऊपर काम करते रहे, उसको बढ़ाते रहें। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द भी चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाती है। आई नो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस हमने सबने पढ़ी हुई है, और ये वाकई ऐसा ये काम भी करता है। जितना आप स्लोली किसी चीज़ के बारे में काम करते हैं, उसको सोचते हैं या उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, वो उतना ही सस्टेनेबल होता है। तो इसलिए जल्दबाजी में आगे कोई भी आपने इस तरह का फ़ैसला नहीं लेना जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करे। पॉजिटिव रह के स्लोली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, पंजाब में हर साल 41 लाख बच्चे पैदा होते हैं, और उनमें से हर साल 70 से 80% बच्चों को हिफाजती टीके लगाकर उनकी सेहत और ज़िंदगी को महफूज बनाया जाता है। और इस बार पंजाब में हिफाजती टीका जात कवरेज यानी कि EPI दीगर तमाम सूबों से सबकत लेके आए। इस बार पंजाब में 89% बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो सिंध में 68, KPK में 61, जबकि बलूचिस्तान में 38% बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए हैं। और EPI कवरेज में बच्चों को 12 मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर के दही इलाकों में ये अमल कैसे मुकम्मल किया जाता है, और जिन बच्चों को ये कोर्स मुकम्मल करवाया जाता है वो किन किन बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। तो इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल ने हमें आज ज्वाइन किया है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ हमें डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं, जो कि हैं डायरेक्टर EPI पंजाब के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी बात है, सबकत ले गया है पंजाब किसी चीज़ में कि इस दफ़ा 89% जो है हम लोगों ने हिफाजती टीकाजात वो मुकम्मल किए हैं। इट मीन्स के लोगों में अब इसका शऊर, इसकी आगाही पैदा होती जा रही है, तो ये बड़ा अच्छा फर्स्ट स्टेप है, बट इट्स गुड। जी बिल्कुल, वक्त के साथ साथ काफ़ी इसमें पेशरफ्त हुई है। अगर हम आज से कोई 7-8 साल पीछे जाएं तो ये शरह तकरीबन 62% थी। अच्छा, पंजाब में। ओके। और 2014 के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, स्पेशली महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और मुख्तलिफ नई इंटरवेंशंस की, लोगों में अवेयरनेस के हवाले से भी और सर्विस डिलीवरी के हवाले से। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ वर्ल्ड बैंक ने करवाया 2022 में, तो उसमें पंजाब की जो शरह 89% थी। और इसमें ये भी काबिल ज़िक्र है कि दरमियान में कोविड के भी 2 साल थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको पता है इंटरप्शन रही, लॉकडाउन रहे और हॉस्पिटल्स के OPDs बंद रहे, वरना हमारा ख्याल था कि ये 90% से अबव हो जानी चाहिए। अच्छा। और उम्मीद है कि अभी उसके बाद अगर आप सर्वे हुआ तो इंशाल्लाह हम 90% से अबव 92 से 95 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलें, दैट्स गुड। लेकिन अगर देखा जाए, जायज़ा लें तो बाकी जगह पे अभी भी बलूचिस्तान में 38% है, और सिंध में 68 है, और इधर KPK देखा जाए तो अभी भी 61 है। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपके तो कांटेक्ट होते हैं इंतज़ामिया के एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर अभी भी लोग इसको नहीं मानते हैं हिफाजती टीकाजात को, कि बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनके फ्यूचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये? जी, इसमें दोनों वजूहात हैं। एक तो ऑब्वियसली वालिदैन के अंदर आगाही का अभी भी फुकदान है, या उसको गैर ज़रूरी समझते हैं, या बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। वो समझते हैं जब बच्चा ठीक है तो उसको क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल ले जाके इंजेक्शन लगवाने की।
तो इस लिहाज से एक तो इन चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो सर्विस डिलीवरी है हमारे यहाँ, उसके बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। अच्छा। एक तो ये है कि हर जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनके अंदर ये सहूलत मौजूद है। जो पंजाब में पहले सिर्फ ये मॉर्निंग टाइम में थी, लेकिन अभी हमने इसको इवनिंग शिफ्ट में अच्छा, शुरू इवनिंग में भी कर कर दिया, जिससे दिया। लोगों को ताकि आसानी हो कि ओके। वो सेंटर्स पे जाएं और जब भी चाहें उनका बच्चों मतलब को ये अब वैक्सीनेशन 24 आवर्स हो गई है या जी, शिफ्ट है? जी, लेबर रूम में तो 24 आवर है, यानी कि वो बच्चे जो अस्पताल में पैदा जी, होते हैं, उनको जो पैदाइशी डोजेज़ हैं जो लगनी हैं, वो तो 24 24 आवर्स आवर हैं। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी टीके लगते हैं मुख्तलिफ उम्र के मराहिल में, उसके लिए अभी तक ये मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का 2 इजरा शिफ्ट्स, पंजाब में तो कर दिया गया। ठीक है। और पंजाब में तकरीबन हमारे 3500 ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी दस्तयाब है। और इसके अलावा जो दूसरी इसकी स्ट्रेटजी है वह आउटरीच वैक्सीनेशन। उसमें यह है कि हर यूनियन काउंसिल की सतह पर जो हमारा वैक्सीनेटर है वो मोटर बाइक पे जाके अपने एक माहाना प्लान के तहत जाके और उस यूनियन काउंसिल में पूरे 1 महीने में उसने हर गांव में हर 1 महीने में विज़िट करना है और जो उसका टारगेट बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं उनको वैक्सीनेट करना है। अच्छा, वहाँ ठीक जाके है। किसी एक हेल्थ हाउस पे या किसी के बैठक में जाके वो अपने किट स्टेशन इस्टेब्लिश करता है। मस्जिद में ऐलान हो जाता है और लोग वहाँ आके भी अपने बच्चों को हिफाजती टीका जात लगवाए जा सकते हैं। तीसरी जो इसमें है वो मोबाइल वैक्सीनेशन भी है। अच्छा। यानी कि कुछ ऐसे दूर अफ्तादा जगह हैं जहाँ मोटर बाइक पे भी नहीं पहुँचा जा सकता या वहाँ पे कोई ऐसा सेंटर भी नहीं है करीब, और तो वहाँ पे हमारी मुख्तलिफ़ टीम जो हैं वो व्हीकल्स पे जो दूर अफ्तादा एरिया है वह 4x4 व्हीकल्स भी हैं, जैसे ठीक है। डीजी खान, राजनपुर जी। वगैरह। और इसी तरह अर्बन जहाँ जैसे लाहौर में हमने शुरू किया, इसमें छोटी जो बुलान हैं सुजुकी, उसमें इसके जाके। ज़रिए जाके तो इस महलों में जाके और वो स्पेशली जो स्लम एरियाज़ हैं, लाहौर में 300 से ज़्यादा स्लम एरियाज़ हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनी है। और वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है इस जी, चीज़ की, वहाँ दही बहुत ज़्यादा इलाकों में ज़रूरत जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, बच्चे Exactly. ज़्यादा वहाँ पर बीमार होते हैं क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना तो ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी जी बनती बिल्कुल। है। और इसमें तो फिर पंजाब ने ये भी किया कि चूँकि यहाँ पे महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अलहदा कर दिया गया जो अच्छा। प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स को देखता प्रोग्राम्स है, है, ठीक इसलिए है। गवर्नमेंट का फोकस जो है वो अस्पतालों पे एक अलहदा महकमा है जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और हमारे जितने इस तरह के प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स है उसके एक अलहदा महकमा है, ठीक जिसकी है। वजह से ये है कि बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट का फोकस भी रहा और रिसोर्स की एलोकेशन भी उसके मुताबिक रही। और दूसरा हमने यहाँ पे जो पंजाब में गवर्नमेंट ने किया कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या एक एंड्रॉयड ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस की 2013-14 में। अच्छा। और उसके ज़रिए कि वैक्सीनेटर की अटेंडेंस जो है वो जब फील्ड में जाता है तो वो जैसे ही भी लॉग इन करता है उसकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाती है और उसके साथ साथ हम डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि आज इस वक्त पंजाब में कितनी वैक्सीनेशन हुई हैं, ठीक है। कितने वैक्सीनेटर्स फील्ड में हैं, कितने वहाँ से जल्दी वापस आ गए, उन्होंने कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया। न सिर्फ आउटरीच में बल्कि हमारी तमाम फिक्स साइट जो हैं जो हमारे हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के चलें, दैट्स गुड कि हम Real लोग time अगर data। जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में तो उसका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अपने जो इदारे हैं उसके अंदर भी उसको इंक्लूड कर रहे हैं। बिलाल, आपकी तरफ आऊँगी कि 70 से 80% जो बच्चे हैं उनकी हम ज़िंदगियाँ बचा लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी हिफाजती टीका जात की जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कराया होता है। तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए भी एक इनिशिएटिव है कि हम लोग सबकत ले गए हैं पंजाब में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है जो 89% है इसको 100% पे जाना चाहिए और कब तक चला जाएगा ये? देखो मुनीबा, हम सब बात करते थे कि हम प्रिवेंटिव पे काम नहीं करते। हम जितने मर्जी हॉस्पिटल्स बना लें, अगर हम बीमारियों की रोकथाम के लिए भी इकदाम नहीं करेंगे तो बीमारियां नहीं रुक सकेंगी। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी का इनिशियल जो स्टेप है ये वो है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है उसको तब से लेके उसको 2 साल की उम्र तक उसको जो हिफाजती टीके मुख्तलिफ स्टेप्स में लगते हैं, वो लगाए जाते हैं। अच्छा, इनमें 12 मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियाँ हैं जो कि अक्सर ये एक मिथ बनी है कि हर एक को खसरा होना ही होना है ज़िंदगी में एक दफ़ा। वो हम सर से पूछते हैं क्या ये मिथ ठीक है? ठीक है। अच्छा, जब ये चूँकि ये EPI जो है एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ जो हिफाजती टीका जाता है प्रिवेंशन के लिए वो लगते हैं, बीमारी के लिए नहीं लगते। प्रिवेंशन के लिए ये तो सिर्फ एक बच्चे को मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो बच्चे को जो मुहलिक बीमारियां जिस तरह मीजल्स है, जिस तरह ये नमूनिया फैला हुआ है, बच्चों की डेथ हो रही है, वो ना हो। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, वो आपको पता है हेपेटाइटिस B क्योरेबल नहीं है, C फिर भी क्योरेबल है। इसी तरह पोलियो है, डिफ्थेरिया है और खुनाक, इसी तरह और 12 मुहलिक बीमारियाँ हैं। तो ये जो हम लगाते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो।
अभी आपको पता है कि आपने अपने इंट्रो में कहा था कि हर साल पंजाब में एक रिपोर्ट के मुताबिक 41 लाख बच्चे पैदा होते हैं। तो आपको पता है 1 साल की उम्र तक पहुंचने तक उसमें से तकरीबन 2.5 से 3 लाख बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं? इनमें से मोस्टली वही बच्चे हैं जिनकी ये इम्यूनाइजेशन मुकम्मल नहीं हुई होती, मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह आजकल बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, इन्फेक्शन का तो शिकार हम हो ये डॉक्टर जाते साहब हैं। से पूछेंगे कि क्या जिन बच्चों को नमूनिया की वैक्सीन लग चुकी है वो भी शिकार होते हैं? तो इस तरह ये बहुत ज़रूरी है, ये जो स्टेप है इसको हम जितना अपने आने वाले बच्चों को ये इंश्योर कराएंगे उतना उस बच्चे के लिए, उस फैमिली के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, ताकि ये मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों से बच सके। और ये ख़ास तौर पर वालिदैन की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये कोर्स एटलीस्ट जो है ना 2 साल का ये पूरा करवाना ही करवाना है। आप किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, डिलीवर हो रहा है बच्चा वहाँ पे, लेकिन आपने ये लगवाना ज़रूर है टीका। अच्छा, दूसरा बिलाल, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, जैसे सर ने कहा कि ये 1979 से ये प्रोग्राम 78 से शुरू हुए हैं, लेकिन इतना मतलब डेकेड्स हो चुके हैं इन तमाम तर बीमारियों को भी और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को भी लेकर। लेकिन अगर पोलियो का देखा जाए तो पोलियो अभी भी वैसे का वैसे ही है। हर साल जब भी हम सोचते हैं कि इस साल पोलियो नहीं आएगा और हम पोलियो फ्री पाकिस्तान कहलाएंगे, फिर कहीं ना कहीं 1-2 केसेस सामने आ ही जाते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए मुनीबा, आपके सामने ये है, चूँकि हम बीमारियां बजाय के हम इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, एजुकेशन भी है, लोग अब पहले से लिटरेसी रेट भी बढ़ चुका है, हर चीज़ बेहतर हो रही है, लेकिन उसी तरह हमारे मुल्क के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर, बीमारियों की तमाम तर जो रेशा है, जो शरह बढ़ रही है उस वजह से कि हम प्रिवेंटिव पे काम नहीं कर रहे, हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बीमारियां तो वहीं पे एग्जिस्ट कर रही हैं ना, तो हम लोग उनको बजाय कि उनको जड़ से ख़त्म करें, हम उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। और इसी वजह से अभी तक टीबी भी जो कि कई सालों पहले तक जो एडवांस कंट्रीज़ में ख़त्म हो चुकी है, ये चंद एक केसेस होते हैं, हमारे यहाँ पे उसकी भी भरमार है। हमारे यहाँ पे हर चीज़, और आज की हेडलाइन है कि एड्स पंजाब में फिर पंजे गाड़ना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये कल मैंने खबर दी थी कि एड्स के हवाले से भी ये भी देखिए, ये भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ही सब्जेक्ट है। ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है ये इतना अहम है कि अगर ये ठीक अपना काम शुरू कर दे, जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर है, जो बड़े बड़े जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं, उनका लोड कम हो जाएगा। कुछ दिन पहले जो सूबाई वज़ीर सेहत बने हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, वो जो कि पहले भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मिनिस्टर रह चुके हैं, कल मेरी इस हवाले से एड्स के हवाले से उनसे भी बात हुई थी। चूँकि उनका जो पहला दौर था उसमें ये जो बीमारियां थी, जिसमें हेपेटाइटिस था, एड्स था, टीबी था, पोलियो था, डेंगू था, उसको बड़ा अच्छा कंट्रोल किया गया था। उनके ज़माने में, पिछले ज़माने में लोगों को मुफ्त में अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई जाती थी, कैंसर के मरीज़ों को, ये एड्स के मरीज़ों को, और ये इस तरह जो टीबी के मरीज़ हैं उनको। तो अब तो टीबी का जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। एड्स इस वक्त पहले से जो है 15 महीने के दौरान एड्स के 7000 से ज़ायद केसेस देखिए ना, ये एड्स जब बंदा सुनता है तो लरस उठता है, जिस तरह बंदा किसी को कैंसर था। तो ख्वाजा साहब ने एक बड़ा क्लियर कहा कि इस दफ़ा हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे ज़्यादा जो फोकस है प्रिवेंटिव पे दें। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी इस हवाले से जो वज़ीर आला इस वक्त पंजाब है, मरियम नवाज़, उनसे भी बात हुई थी कि हम कितने हॉस्पिटल्स बना लेंगे। अरबों रुपया हॉस्पिटल्स बनाने पे लगता है, लेकिन जब हम अपने इनिशियली जो प्राइमरी सतह है, फिर सेकेंडरी सतह है, उसको बेहतर करेंगे, बीमारियों की रोकथाम के हवाले से काम करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, तो हम जो बीमारियों का जो बोझ है ये कम कर सकेंगे। आपको पता है कि इस दफ़ा भी तकरीबन जो सेहत का बजट था तकरीबन 6.5 अरब था, 650 अरब, ठीक है। तो उसमें हेल्थ कार्ड के ऊपर भी तकरीबन 1 अरब से ज़ायद का बजट था। देखें, ये इतने पैसे कहीं ना कहीं यूज़ तो हो रहे हैं, बिल्कुल यही अहम चीज़ है कि आप पहले ही जो आने वाली नस्लें हैं उन पे जो प्रिवेंटिव है, जो प्राइमरी सतह है, उसको बेहतर करें, अपनी डिस्पेंसरियाँ बेहतर करें, DHQ THQ हॉस्पिटल है, जब ये सारे बेहतर होंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट होगा, तो फिर चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। तो इस हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर का भी कहना था, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस दफ़ा इसी पे ही है। ख़ासकर ये जो प्रोग्राम्स है, वर्टिकल प्रोग्राम्स, ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें एड्स है, TB है, हेपेटाइटिस है, इनको कंट्रोल किया जा सके ताकि बीमारियां को जो है ये रोका जा सके। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि स्पेशलाइज में अगर बात करें तो हम कैंसर में इस तरह अभी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, डायबिटीज़ में हम नंबर 1 पे हैं, हम हर चीज़ में जितनी भी मुहलिक बीमारियां जो कहलाती हैं ना उनमें हम नंबर 1 पे ही जा रहे होते हैं। किसी में भी हम लोगों ने किसी को वो शिकस्त नहीं दी है कि कोई और आगे चला जाए, हम सब इसी में सबसे आगे हैं। तो डॉक्टर साहब,
पोलियो के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। आपने जैसे कहा कि 2 वैक्सीन होती है, एक इंजेक्टेबल है और एक दूसरा ड्रॉप्स की सूरत में बच्चों को पिलाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हर महीने भी इसकी कैंपेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी की जाती है, पहुंचाई जाती है लोगों तक, लेकिन फिर भी पोलियो पर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है? कहाँ पर लैग कर रहे हैं आपको लगता है? देखें, अभी बिलाल बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है ना, ये वन ऑफ द वे है टू फॉर प्रिवेंशन, प्रोटेक्ट करने का। इसके अलावा बहुत सारे और काम है जो करने वाले हैं। अच्छा। मसलन बीमारी फैलने जो का फैलाव है उसमें पीने का साफ़ पानी है, हमारे सीवरेज का निज़ाम कैसा है, हमारी ग़िज़ा जो है वो किस तरीके से हमें दे रहे हैं, लोगों को किस किस्म की ग़िज़ा हम खा रहे हैं। किसने करना है ये इंश्योर? नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने इंश्योर करना है, लेकिन मैं जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका आउटकम बीमारी की शक्ल में आता है तो वो सारा मलबा हेल्थ डिपार्टमेंट पे आ जाता है। अच्छा। लेकिन उससे पहले के जो काम करने वाले हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ महकमों के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मिलकर काम करने वाला है। पोलियो की अगर आपने बात की है तो पोलियो का जो वायरस है, ऑब्वियसली अब बच्चों तो पंजाब में अक्टूबर 2020 से कोई केस नहीं हुआ। अच्छा। तकरीबन 3.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ज़ाहिर ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन का स्टेटस जो है बच्चों का वो ठीक है, कैंपेन भी ठीक है, लेकिन इसका वायरस सर्कुलेट कर रहा है इन द सीवरेज सिस्टम। जैसे आप अक्सर देखते हो कि एनवायरमेंटल सैंपल जो है पॉजिटिव आ जाते हैं। तो अब ये हमारे जो बड़े शहर हैं, स्पेशली लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, इनमें जो सीवरेज का सिस्टम है वो मयारी नहीं है, पीने का पानी साफ़ नहीं है, तो ये वायरस किसी वक्त भी उस बच्चे को जिसमें थोड़ी सी भी इम्यूनिटी कम होगी उसको मुतासर कर सकता है। और ये KPK और अफ़गानिस्तान जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा केसेस, और उनका जितने भी वायरस यहाँ से भी आइसोलेट हो रहे हैं, ये भी बेसिकली उनका जो ओरिजिन है वो वही है। मतलब उनकी अगर जब हम करते हैं जीनोटाइप तो बेसिकली वही वायरस है जो वहाँ पे बच्चों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है। और जब तक अवेयरनेस बच्चों के निसाब में ये चीज़ें शामिल की जाएँ, वालिदैन और ख़ास तौर पर माओं का पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। जो बच्चों की परवरिश इनिशियली जो 2-4 साल करते हैं घर में, तो उसमें बड़ी अहमियत है कि वो बच्चों को किस तरीके से जो है परवरिश की जा रही है। और मैं उसके बताता चलूँ कि अभी जो AJ के है आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पे भी हिफाजती टीका जात की शरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पंजाब के तकरीबन बराबर है। और उसकी एक वजह यह है कि वहाँ की माएँ पढ़ी लिखी हैं, उनका लिटरेसी रेट जो है बहुत हाई है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो यकीनन अपने बच्चे को वैक्सीनेशन भी कराएगी, उसको बाकी जो उसकी ग़िज़ा का भी ख्याल रखेगी, सफाई का ख्याल रखेगी, अपनी सफाई का ख्याल रखेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। जब तक इन सब पे मिलजुल कर तमाम महकमे भी और लोग खुद से भी अपने घर की सफाई, अपने जिस्म की सफाई, हाइजीन नहीं रखेंगे, तब तक इन बीमारियों से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सर अपनी वैक्सीनेशन बच्चों की मुकम्मल करवाएगी इंशाल्लाह। मैं तो सबको कहूँगी कि आप सबने अपने बच्चों की जो है ना वैक्सीनेशन मुकम्मल करानी, ताकि उनका फ्यूचर हम लोग सिक्योर बना सकें। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है और मोहम्मद बिलाल ने भी ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि रमज़ान की आमद है और उसके बाद ईद भी आएगी, और रमज़ान से पहले आजकल तो मेरे ख्याल से हर घर में यही एहतमाम किया जा रहा है कि हमने सहरी और इफ्तारी में क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह लोगों की दावत करनी है और उसमें कौन कौन से डिशेस बनेंगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही पहला अशरा या दूसरा अशरा गुजरता है तो हम सबकी ये अशद ज़रूरत हमें पड़ जाती है कि हमने पहनना क्या है। छोटी ईद आने वाली है, हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, हमने किस तरह का नज़र आना है, हमने किस तरह के कपड़े पहनने हैं। जनाब मेकअप में आजकल क्या इन है, तो आज हमने उस पर ही बात करनी है ताकि आप पहले ही ईद से पहले ही अपनी तमाम तर चीज़ें ना सॉर्ट आउट कर लें और आपको कोई टेंशन ना हो। तो इस पर बात करने के लिए आज बड़ा मज़े का सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन हैं यहाँ पर, और ख़वातीन आपको पता है जहाँ पर मिल जाए तो वहाँ पर फिर क्या ही बात है, मौजा ही मौजा हो जाती है। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में सायरा रिजवान मौजूद हैं। एज़ यूजुअल आपको पता है कि बहुत से जोड़े उनके मैं भी पहनती हूँ और बड़ी खूबसूरत जोड़े वो बनाती है। सायरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके साथ हमें किरण अंजुम ने ज्वाइन किया है, जो कि ब्यूटिशियन है और हमें अच्छी अच्छी टिप्स देंगी कि हमने और किस तरह खूबसूरत नज़र आना है मेकअप करके ईद पर। तो किरण आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन।
और जनाब कि हमने किस तरह स्टाइल करना है, किस तरह कपड़े पहनने हैं और हमारे ऊपर क्या सूट करता है, हमने सॉलिड कलर्स में जाना है या हमने थोड़ा सा प्रिंट भी पहन सकते हैं उस पर, और कौन सी बॉडी शेप पर कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए समन असद वार्डरोब कंसल्टेंट ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। समन, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, अल्लाह का शुक्र है। आज जिस तरह मैंने कहा है ना जनाब कि ख़वातीन आज मौजूद हैं, तो ख़वातीन तैयार हैं आप? तो सबसे पहले फिर सायरा आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ कि ईद कलेक्शन के ऊपर काम कर रही होंगी या आधी मुकम्मल हो गई होगी, हाँ जी, तो बिल्कुल प्रोसेस में है। किस तरह के ईद पर आपकी कलेक्शन आ रही है हम सब के लिए? ईद में ज़्यादातर फ्लोरल्स ही होंगे अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि सीज़न है, स्प्रिंग है और गर्मी भी होने वाली है ईद तक, तो अभी तक तो मौसम सही है, लेकिन फ्लोरल्स होंगे, स्विस लॉन के कपड़े होंगे ज़्यादातर और चिकन होगा। अच्छा। और चिकन विद लेसेस एंड आपको बहुत Embroidery और वो, एम्ब्रॉयडरी हाँ। और ड्रामा क्रिएट करेंगे, लेकिन सिल्हूट थोड़े से मैं चाह रही हूँ कि इस दफ़ा डिवर्स करूँ। अच्छा। उसमें मैं प्लाजोज भी देने वाली हूँ, लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स, अच्छा। और यू नो इट्स विल बी अमैल्गमेशन ऑफ ऑल द कट्स। ठीक है, वैरायटी हमें नजर आएगी, कोई एक सटल सी चीज़ हमें नजर नहीं आ रही होगी, डिफरेंट हमें नजर आएगा। तो किरण, क्या ट्रेंडिंग में क्या है, मेकअप में ट्रेंडिंग में क्या है, किस तरह का मेकअप करके हम अपनी ब्यूटी को और इन्हांस कर सकते हैं, क्या आप बताएंगी हमें? मेकअप आजकल जो चल रहा है गर्ल्स में वो बहुत ही लाइट में जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्किन पे जो है शाइनिंग और शिमरी सा हो, और लेकिन लिपस्टिक बहुत लाइट हो, ब्लश ऑन बहुत लाइट हो, आई शेड बहुत लाइट हो, और लैशेस का आजकल लिफ्ट करने का बहुत फैशन हुआ हुआ अच्छा। है। लैशेस की जो एक्सटेंशंस हैं उसकी तरफ लोग वो कम बहुत जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे लेकिन लिफ्टिंग की तरफ ज़्यादा अच्छा, जा रहे हैं। लिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपके जब लैशेस आप एक्सटेंशन लगा लेते हो तो एक्सटेंशन की वजह से आपकी जो लिड्स हैं उन पर थोड़ा सा हैवी फील होता है, लेकिन जब आप अपनी ही लैशेस को लिफ्ट करा लेते हैं तो आपकी आईज पे इसी तरह फील होता है जैसे तो उसका आपने lashes फायदा लगा रहे हैं। क्या है लिफ्ट कराने का? लैशेस का तो चले हमें पता है वो लैशेस वो बन जाती है, लेकिन लिफ्ट कराने का क्या फायदा है? लिफ्ट कराने का फ़ायदा ये है कि आपको ये इशू नहीं रहता कि आपने मुंह धोना है या क्रीम लगानी या फेस पे मसाज करना तो आपके लैशेस उतरना शुरू हो जाए। वो आपके अपने हेयर्स होते हैं आइज़ के, वो लिफ्ट हो जाते हैं और जस्ट आपने मस्कारा लगाना है और ऐसे फील होगा जैसे बड़ी अच्छी हैवी लैशेस आपकी अपनी हैं। क्या बात है, तो मतलब ये आजकल नेचुरल की तरफ लोग ना ज़्यादा जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ। नेचुरल चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, और शुक्र है कि ये ट्रेंड आ गया है कि हमारी जून से स्किन है, हमने उसी के साथ चलना है, उसी को लेकर आगे चलना है। तो समन, आप क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह के कपड़े हमने पहनने हैं, किस तरह स्टाइलिंग करनी है, किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, क्या बताएंगी आप हमें इस बस ईद पर? मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो मैचिंग है ना उसमें थोड़ा सा बैलेंस रखना है। अच्छा। अगर तो जोड़ा हैवी है तो फिर ज्वेलरी और मेकअप थोड़ा लाइट हो जाए, और अगर आपने जोड़ा आपका लाइट है, जिस तरह का हमेशा हम कहते हैं पेस्टल कलर हो, सेम ऑन सेम हो, सेल्फ प्रिंट हो, उसके ऊपर सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी हो, तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी निखर के बाहर आती है। तो वो आप अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत प्रोमिनेंट रहे, उसके लिए बेस्ट आइडिया है कि आप एक ही कलर का जोड़ा पहने। अच्छा। उस पे चाहे सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे सेम सेल्फ प्रिंट हो, मतलब वो हैवी हो बट वो एक कलर टोन में हो। ठीक है। और उसके साथ फिर आप ये करें कि मेकअप को थोड़ा हाईलाइट कर लें। अच्छा। आप थोड़ा एक्सेसरीज को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लें। तो ये अभी का ट्रेंड है और ईद पे यही होने वाला है। ईद पे यही होने वाला ज्यादातर है। देखना कि ट्रेंड में यही चीजें आ गए, बिकॉज अब देखो ट्रेंड इज अ फील। आपको ये एक एहसास है ना कि आप कैसे लग रहे हो और आपने कैसा इमेज प्रोजेक्ट करना है। सो इस दफा आप देखेंगे बहुत ज्यादा पेस्टल कलर्स। अच्छा, पेस्टल्स पे चलेंगे। सायरा, आप क्या कहती हैं, पेस्टल पे ही चलेंगे जी कि जी, नहीं? पेस्टल ही रहेंगे, बेबी पिंक है, उसके अलावा पीचेस आजकल है, लैवेंडर कलर लेवेंडर जी, लाइलिक जो कलर है, हाँ बहुत चल रहा है, मैंने हर किसी को पहने हुए देखा। एग्जैक्टली दैट इज द कलर जिसमें कूलनेस आती है, बहुत अच्छा सा फील होता है पहन के भी। तो यही पेस्टल कलर्स तो हैं, बिल्कुल इन होंगे। और सॉलिड्स भी ये जैसे कह रहे हैं कि सॉलिड्स में भी पहन सकते हैं, और उसके अलावा प्रिंटेड तो है ही है, लेकिन आप क्योंकि जब ये लॉन वॉर शुरू हो जाती है तो आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा वो एक ड्रेस है, वो ऐसे लग रहा है कि ऑलरेडी पूरा क्रोशिये से या चिकन से बना हुआ है। देयर इज़ लेस ऑफ फैब्रिक, बहुत ज़्यादा कटवर्क वगैरह है, और मतलब वो लॉन ही इस तरह की है कि यू डू नॉट नीड टू हैव एनी अदर थिंग। हाँ, वो बहुत ज़्यादा फ्लोरल्स हैं,
लेकिन इतनी गर्मी होती है ना आजकल, मैं वही देख रही थी कि हर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हम सबने अपनी लॉन कलेक्शन निकाल दी है, हमें नजर आना शुरू होगी, लॉन्च हो चुकी है। लेकिन जिस तरह हम पहले आप तीनों मेरे ख्याल से शायद इस पे यूनिटी दिखाए कि हम लोग पहले जब लॉन पहनते थे ना, बड़ी ब्रीजी सी एक होता था कपड़ा, ना कोई उतनी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती थी, कोई लेसेस नहीं लगी होती थी, कोई पैचेस नहीं होते, तो बड़ा मजा आता था पहनने का। अब इतने पैचेस, इतनी एम्ब्रॉयडरी, इतना कुछ होता है, समझ ही नहीं आती लॉन का जोड़ा पहन रहे हैं या हम कोई शादी पे जा रहे हैं। वो जब आपने बॉक्स से निकालना है तो वो जिक्सा पजल है, उसको आपने रख के कहाँ पे करना है। और एक्चुअली यू नो दैट इज फेस्टिव। अगर आप घर का जैसे बनाना चाहते हैं ना, बिकॉज कैटेगराइज होता है ना, घर का तो आप बनाए तो मैं कहती हूँ आप उसमें कुछ भी ना लगाएं, एग्जैक्टली, बस कलर्स अच्छे होने चाहिए घर पहनने के लिए। सिंपल कुर्ता हो और उसके साथ क्यूलॉट्स, क्या मजे का लगता है वो अटायर पूरा आपको। लेकिन जो ऑर्गेन्जा पैचेस, क्योंकि गर्मी में ऑर्गेन्जा हमेशा चुभता है, ठीक है, लेकिन वो आपको कोई फेस्टिविटी के लिए चाहिए होता है, मतलब डिफरेंट ओकेजन डिक्टेट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइलिंग। तो अगर मतलब आप कहीं जाएं और आपने बिल्कुल लॉन, तो फिर आप अंडर ड्रेस लगेंगी। सो वी डोंट वांट यू टू बी ओवर ड्रेस्ड और अंडर ड्रेस, तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस फॉर डिफरेंट ड्रेसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ना, उसका किस तरह का टेस्ट है, उसने क्या करना है, उसने किस तरह स्टाइल करना है, तो ये वाली चीजें भी आती जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा करें। जैसे इन्होंने भी कहा सेम कलर में भी यू कैन स्टैंड आउट, उसमें तो पर्सनालिटी बल्कि ज्यादा अच्छी लगती है। अभी ये देखें इनका जो है वो कितना क्लासी लग रहा है, so और इसके ऊपर classy, कोई एक्सेसरी नहीं है, उसके साथ जो उन्होंने मेकअप किया है वो बिल्कुल इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बिल्कुल ना White is like always। और इसी तरह अगर आपको देखो तो आपने मेकअप बड़ा अच्छा बैलेंस किया है, और आपका आज ड्रेस मैंने थोड़ा सा मेकअप डिफरेंट करने की कोशिश की, आज मैंने आईज को थोड़ा सा डिफरेंट किया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, थैंक यू सो ट्रेंड मच। में भी यही है। अच्छा, ट्रेंड भी यही काजल वाली आंखें आजकल ट्रेंड में। और कपड़े भी आपके देखो ना, उसमें एम्ब्रॉयडरी है, बट देयर इज नो लाइक ऑर्गेन्जा पैच नहीं है, तो आप आई थिंक यू आर मैं बड़ी कंफर्टेबल बैठी हुई हूँ, वरना ऑर्गेन्जा से आपको ना अजीब सी वो फील आती है, बहुत अकड़ा अकड़ा सा, मुझे तो वो पसंद नहीं आता है। तो क्या कहेंगी आजकल जिस तरह मैंने काजल वाली आंखें बनाई हुई हैं, इस तरह की भी आईज चल रही हैं, और किस तरह मतलब आजकल लोग कह रहे हैं नो मेकअप लुक को, नो मेकअप में भी मेकअप होना चाहिए, वो कैसे क्रिएट हम कर सकते हैं? बेसिकली जो मेकअप नो मेकअप लुक है ना, वो मेकअप के साथ ही होता है, आपका लेकिन मेकअप कैसे? कंप्लीट होता है। आपने आई शेड, ब्लश और लिपस्टिक सेम टोन में रखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपकी फुल बेस होती है, कॉन्टोर होता है, एवरीथिंग इज, हर चीज आपने उतनी ही लगाई होती है, लेकिन आपने लिपस्टिक का जो शेड है उस पर लाइट चले जाना है, अच्छा। आपने जो ब्लश ऑन है उस पर लाइट चले जाना है। मेकअप से ज्यादा आजकल ज्यादा जो ध्यान लड़कियां दे रही हैं ना, वो स्किन को इम्प्रूव करने पे दे रही हैं, स्किन केयर पे कर रही हैं। तो अब जैसे आपको पता है रमजान शुरू हो जाना है, लोगों का जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम हो जाएगा, तो कोशिश ये करें कि लेमन और पानी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि स्किन आपकी बैलेंस रहे। और चाहिए कि 10 to 15 डेज़ के बाद कम से कम एक अच्छा सा फेस मसाज, क्लिनजिंग, स्क्रब के साथ, और एक अच्छा सा मास्क जो है वो फेस पे अप्लाई कराएं, ताकि स्किन साफ सुथरी रहे। और मास्क ये नहीं है कि सिर्फ आपने जाके सैलून्स पे ही करवाना है, आप वीकली या आफ्टर डे और 2 डेज़ के बाद आप एक अच्छा सा मास्क बनाएं जिसमें हल्दी हो और चावलों का पाउडर हो, और क्या कहते हैं कॉफ़ी हो, उसमें थोड़ा लेमन डाल दें, थोड़ा सा लेमन डाल दें, और उसके बाद उसको जब आप मिक्स कर लें तो फेस पे लगाने से पहले सिर्फ 2 पिंच जो है आपने वो मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं वो मिक्स करके आपने अप्लाई कर लेना। ठीक है, और कितनी देर अप्लाई करना है? 5 से 10 मिनट? मेरा ख्याल है गर्मी में तो 5 मिनट में खुश्क हो जाता है। जब खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो उसके बाद उसको स्किन पे ना ऑयल नहीं रहने देना, स्किन पे ऑयल नहीं रहने देना, और पानी पीना है, क्योंकि जितना ऑयल स्किन से आप चिपका के रखेंगे, मुंह कम धोएंगे या उसको क्लियर नहीं करेंगे, वो एक्नी करेगी, आपके पोर्स क्लोज करेगी, और फिर वो स्कारिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्या रोज हम लोग किरण स्क्रबिंग कर सकते हैं अपने फेस पे आजकल? क्योंकि फेस वॉश भी ऐसे आए हैं ना जिसमें स्क्रब ऑलरेडी मौजूद होता है, तो क्या वो यूज कर सकते हैं? ये वो वेरी करता है, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो आपने बिल्कुल भी स्क्रब यूज नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल नहीं करना। जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं उनके अंदर उन्होंने मजीद उसको ब्लॉक करना है, और वो जो है मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज़्यादा कोशिश करें कि स्किन को क्लीन रखें, क्लेंजिंग करें, और ठंडे पानी की जिस तरह टकोर हम करते हैं ना सिर पे, इस तरह फेस पे करें। आजकल तो आइस फेस पैक बने हुए हैं, उसके साथ करें आप, बहुत अच्छा है। अब तो
इतने अच्छे अच्छे फेशियल्स आ गए हैं जिसके अंदर आपके फेस को क्लिनजिंग के बाद, मसाज के बाद आपके फेस को अच्छे ठंडे पानी के बाउल में डिप करवाते हैं। बहुत बहुत कमाल फेशियल्स हैं। अब तो वो मैंने भी ये देखा कि बिल्कुल ठंडे आइस वाटर में हाँ, कुछ challenge उसमें डिप होता है करा रहे कि वो होते dip हैं, करें। हाँ, मेरे बिल्कुल मेकअप glass- से पहले जो है मेकअप वो से ice, पहले आई हर्ड, हाँ उसको किया जाता है, उससे बड़ा आपकी फ्रेशनेस भी होती है और आपकी Pore स्किन close हो टाइटन जाता हो है। जाती है, पोर क्लोज भी हो और जाता है आपका उससे, जो हाँ। मेकअप है वो स्टिक भी बड़ा रहता है। बड़ा अच्छा रहता है, मैं फ्रेश आपसे question पूछना चाहती हूँ। मैंने ना अभी वो देखा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 एज के बाद आप लोग रेटिनॉल का इस्तेमाल करें। अच्छा। कैन यू सजेस्ट कि ये क्या है? देखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको बताऊं, रेटिनॉल आप यूज़ करें, बिल्कुल एक्सपेंसिव है, सब लोग कर रहे हैं, अच्छा है। उसके लिए अलावा एक अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी, जिसको हम वाइट फटकरी कहते हैं। अच्छा, वाइट बेहतरीन है। वाइट घर में तो मौजूद होती है, सस्ते की आपने सस्ती। एक टी बैग लेना है, उसको आपने पहले गर्म पानी में मतलब डाल देना, जिस तरह हम कप में डालते हैं। जब उसका टेम्परेचर ओके हो जाए, उसको आपने एक बॉटल में डालना है। उसमें आपने 2-3 पिंच जो है वो आपने सफ़ेद फिटकरी का पाउडर डालना है। अच्छा। और उसके बाद उसको आपने मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। और आपने डेली जो है वो किसी वक्त भी चलते फिरते किचन में या वो वॉश spray कर लेना है। स्प्रे करें और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे से मारे। ये तो और बड़ा आप आपने देखें आज आपकी मुद्दा स्किन सा पे बनाया। किसी किस्म का जो है ना वो ये आपका टोनर घर में ही बन गया, टोनर बन गया, बेहतरीन है। क्या बात है, वाजी वाह। ये रेटिनॉल जैसे ही टोनर बन गया कि एंटी एजिंग भी हो गया और ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को रिफ्रेश भी रखेगा, तो ये गर्मियों में मेरे ख्याल से बड़ा काम आने वाला है। बड़ी अच्छी टिप दी है। अच्छा समन, जिस तरह मैंने बात की थी कि हमने पहनना तो है, लेकिन कौन सी बॉडी टाइप ने किस तरह का पहनना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग मतलब बहुत से ऐसे मैंने देखा है कि थोड़ी सी जो बल्कि खवातीन होती हैं वो इस तरह के कपड़े पहन लेती हैं, वो और ज़्यादा बल्कि लगना शुरू हो जाती है, तो उनको क्या बताएंगी आप, वो इस ईद पर किस तरह कैरी करें और ये किस बड़ा तरह जो है का ना, ये पूरी एक साइंस कलर है। पहने, मैं आपको हाँ। मजे की बात बताऊं कि सिर्फ आपकी बॉडी टाइप नहीं मैटर करती, आपकी स्किन टोन भी बहुत स्किन मैटर टोन भी, करती है। अच्छा ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी एक साइंस की बात है कि अगर तो आप बल्कि हैं तो फिर आप डार्कर कलर्स पे जाएं, ओके ठीक है। अब उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है तो आप थोड़ा पैटर्न्स की तरफ आ जाएं। पैटर्न्स में आपकी ब्रॉड लाइंस हो सकती हैं, ब्रॉड पोल्का डॉट्स हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका बैलेंस हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा डार्क है और आप जो हैं वो थोड़े हैवी साइड पे हैं, तो अब आप देखें आपने भी उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। उसके लिए आपके जो पैटर्न्स हैं ना वो बारीक होने चाहिए। अच्छा तो ये अब आपने बैलेंस करना है। अगर आप हैवी हैं तो फिर आपको डार्कर कलर्स पहनने हैं। अगर आप बहुत गोरे चिट्टे हैं तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा मिक्स कर गई मिक्स कर गई है, हाँ, कोई क्योंकि बात वो नहीं, बहुत कोई सारी बात चीजें नहीं, इकट्ठी हाँ, हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, बल्कि लोग डार्कर कलर्स में ठीक है, जाएंगे और जो skinny है थोड़े से, वो थोड़े लाइट कलर्स में जाएंगे, बट पैटर्न्स के साथ Patterns। आपने प्ले करना है। अच्छा, ठीक है। डिजाइनिंग के साथ आपने प्ले करना है। अगर आप हैवी है तो फिर आपको थोड़े बारीक पैटर्न्स पहनने हैं, बहुत बारीक भी नहीं होने चाहिए अच्छा, ओके। कि आपकी बिल्कुल ही बैलेंस आउट हो जाए पर्सनालिटी का। तो इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी है तो फिर आपके पैटर्न थोड़े मोटे होने चाहिए। अच्छा, जिस तरह बल्कि लोग हैं और जैसे सायरा ने पहना हुआ ये फ्लोरल वाला, ये पहन सकते हैं या उनको इससे भी छोटा फ्लोरल इट्स पहनना ऑल है? अबाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर अच्छा। तो आपने डिस्ट्रैक्ट करना है, आप देखें कि मैं मोटी हूँ हाँ। तो मैं जरूर पैटर्न्स और बड़े बड़े गले बना लेती हूँ। हाँ, ठीक क्योंकि है। आपका फिर क्योंकि फिर अटेंशन आपका आपके focus गले जो पे है ना इधर आ जाएगा। जाएगा। एग्जैक्टली, ओह, नॉट ऑन योर ओके, वेस्ट। हाँ, सो ये ये मैंने बड़ी बोला अच्छी, ये बड़ी साइंस है पूरी। बहुत टिप है, ये तो बहुत बड़ी वाजी बात। साइंस। आई नो, मैं भी लोगों को बताती हूँ, इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स साइंस। इट्स साइंस, science। वाजी वाह। Seriously। कपड़े बनाना भी एक देखो, science। अगर आपकी वेस्ट अच्छी है, आप स्लिम स्मार्ट है, आप बेल्ट्स पहन सकते हैं, वो आपके वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ना उस एरिया पे। लेकिन वही बात है कि अगर बल्कि है, यू नो, ऑलवेज बिकॉज आई एम हैवी, तो मैंने भी अपने गले नेक पे काम कर नेक रही पे है, heavy एम्फसाइज काम किया हुआ है सो दैट डिस्ट्रैक्शन हो जाए। एक बंदा देखे तो आपको उसके मोटापे पे न जाए, आप उसके हाँ, आप नेक फौरन पे आपके जाए। जो है ना एक तरफ और रुख चला जाए। उन्होंने अब ऐसी एम्ब्रॉयडरी पहनी, अब उनके उधर आपका टेंशन ज्यादा जा रहा है हाँ, instead of- गले पे हमारे पे हाँ, आइस मैं डाल बेली रही है, से हाँ। नीचे का जो मेरा पोर्शन है वो हैवी है। हाँ। हम बहुत ओपन बात करें लेकिन ये इसको नेगेटिव नहीं लेना। नेगेटिव नहीं लेना, हम बिकॉज इसको हम समझा इसको रहे हैं। हाँ, कि किस ठीक, तरह हाँ। ये आपने लेकर चलना है। अगर इस बॉडी टाइप के आप के हैं तो आपने किस तरह के कपड़े पहने, और हम दूसरी एक आपको और awareness कोशिश दे करें कि रहे हैं। बटन्स की तरफ आ जाएं। अच्छा, Long वो आजकल buttons। चल रहे हैं वो हूप्स वाले, हाँ, आजकल बटन्स buttons बहुत पे चल आ रहे जाएं। हैं। वो आपको इलोंगेट लुक देता है। देखो, Okay. आई ट्रैवल दिस वे टू दिस Yeah. वे, तो आपको फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि फिर अब आप ऊपर की तरफ
थोड़ा हैवी काम कर रहे हैं, लाइन में आ जाए। ओके So, ठीक this है, is, ये और बड़ा अब अच्छा है। जैसे ये है कि मतलब आप हैवी है ना, तो अभी लॉन्गर लेंथ का जो फैशन है तो वो एब्सोल्यूट आपके लिए ही है, आपके लिए। क्योंकि वो सारा जो है ना आपकी छोटी लेंथ भी शर्ट आ भी पहन जाती है। सकते मैं तो हैं। सीरियसली कहती हूँ कि ट्रेंड वो है जो आप पे अच्छा लगता अच्छा है। लगता है, बिल्कुल। और ट्रेंड इज अ फील, आप वो करें जो आप पे सूट कर रहा आपको है। सूट करता है, आप अच्छे तरीके से अगर किसी भी चीज को कैरी कर सकते हैं ना, बिल्कुल। समझे वो फैशन में ही है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। ट्रेंड में है। बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि कपड़े हमारे मतलब हम अगर मोटे हैं या थोड़े से बल्की हैं तो वो इस तरह पहने कि हम थोड़े से पतले लगे, हम स्किनी लगे। तो मेकअप भी ऐसा करना चाहिए कि अगर किसी का फेस थोड़ा सा बल्की है, मोटा है, तो वो किस तरह का मेकअप करे, किस तरह की कॉन्टूरिंग करे कि उसका जो फेस है ना वो बड़ा खूबसूरत सा और शार्प सा फेस लगे, जो कॉन्टूर छोटा लगे। जैसे मेरा बहुत बड़ा मुंह है तो मुझे नहीं, बहुत बहुत कंटूरिंग करनी पड़ती है इसको, मुंह को Contour छोटा जो- करने के लिए। कॉन्टोर तो बना ही इसीलिए ना कि आपने अपने फेस को जो शेप देनी है, जिस तरह की भी ठीक है। शेप देनी है आप उसको उस तरह यूज करें। लेकिन इसके लिए बहुत टेक्निक चाहिए होती है, मतलब हर आदमी नहीं कर सकता। आपने वही ना, जो चीज exactly। आपने हाइड करनी है आप उसको प्रोमिनेंट कर दें, या जो प्रोमिनेंट नहीं करनी उसको आप कर Hide दें। कर उसके दें। भी काफी चीजें होती हैं, ये इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और कंटूर वैसे मेरे ख्याल में टीवी या ऐसे उसमें पता चलता है, वरना अदरवाइज आप करेंगे तो बहुत ही prominent बहुत होता है ना। अलग है। इसमें भी day दो में नहीं चीजें अच्छा इसमें लगता है ना। कैसे ये कर सकते हैं कि इसमें हुआ भी contour- हो लेकिन नजर भी ना आए? आपने ब्राउन्जर यूज करना है, कॉन्टोर यूज नहीं करना। ब्राउन्सर और कॉन्टूर में क्या फर्क है? क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा शार्प लाइट होती है, सनलाइट बहुत तेज हाँ, होती हाँ, है, true। तो वो आप जो भी चीज लगाएंगे वो बड़े अच्छे तरीके से आपको साफ तरीके से नजर आएगी। तो इसलिए आपने लाइटर टोन्स में जाना है, मतलब जो ब्राउन्जर है जिसका कलर स्किन के करीब होता है ना, वो आपने यूज करना है। आपने ये नहीं यूज करना कि आप कॉन्टोर लगा के और नजर आ रहा हो कि इस तरह लाइन खींची वही हुई ना, है, इस पूरी तरह पूरी line लाइनें खींची हुई होती है, नहीं, ये वो नहीं होना ये चाहिए। और मुझे भी पता है क्या, मुझे क्या लगता है कि अगर आप कंटूर नहीं लगाए ज्यादा तो आप हेयर स्टाइल ऐसा बनाएं कि वो आपका cover हो जाए, कि ये हाँ, साइड्स जो है ना हाँ, वो ये cover- आपको अगर आप अगर पिन अप उसको करके face बड़ा shape सा को फेस camouflage निकालेंगे करेंगे, तो वो वो मेरा ख्याल वो है। बहुत बुरा लगता है। मैं आपको तो आप बालों से बताऊं, cover ये कर सब डिपेंड करता है कंफर्ट जोन में। आप जिस चीज में कंफर्ट अपना फील Comfortable करते हैं है ना, ना, आप हाँ। उसमें जाएं। अगर बहुत ज्यादा बाल खोल के कोई कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो वो बेचारा इरिटेट होता रहेगा, और फिर मेकअप क्या, ड्रेस क्या, कोई भी चीज आपके फिर आप- फेस हाँ। पे जो गर्मी में फ्रस्ट्रेशन है वो वो नहीं नहीं कर छुपा सकते, सकेगी, जितना मर्जी आप मेकअप कर लें। जब आप एक कंफर्ट जोन में होंगे ना, आपको पता होगा कि मुझे इस मेकअप के साथ या इस ड्रेस के साथ, जिसके साथ भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कैरी कर सकती हूँ, तो आप यकीन करें वो मेकअप, वो कपड़े वो जो बहुत नहीं अच्छा भी, लगता है, वो उसको और ज़्यादा इनहांस हो enhance जाती है जाएगा। आपकी ब्यूटी जो है ना, क्योंकि आप उसके अंदर कंफर्टेबल होते हैं। और जिस तरह किरण आज आई हैं, खूबसूरत लग रही हैं उन्होंने, आपने देखा होगा उन्होंने फूल भी लगाए हुए हैं साइड जी पे। जी, I love flowers। याद नहीं ना मुझे देख रहे हैं, वाह। स्प्रिंग की जो है ना इन्होंने कि आमद आमद है, आमद spring आमद क्या है, उसका बात हमें है। बता रही है कि पूरे बाहर लाहौर- आ चुकी है तो मैं फूल लगा के आ मैं गई। बता दूं बाहर आ चुकी है लाहौर में। हाँ, कि बाहर आ गई है, तो आप लोग भी जनाब अपने बाहर का जो कपड़े हैं और जो चीजें हैं ना वो लेना शुरू कर दें। अच्छा, स्प्रिंग में थोड़ा सा टाइम होता है स्प्रिंग का, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? इतने कोई कपड़े तो अब होते नहीं है, पहले होता करता था कि बाहर कोई 1-2 महीने रहते थे, उसमें पता चलता था हमने शिफॉन के कपड़े पहनने हैं, ये इस तरह के स्टफ वाले कपड़े पहने के हल्की हल्की सर्दी भी लगती थी और गर्मी भी लग रही होती थी। देखो अभी तो बड़े अच्छे अच्छे स्टफ्स आ अच्छा। गए हैं, जिसमें डॉबी लॉन का बड़ा ट्रेंड चले। है, इस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स उस पे काम कर रहे हैं। लिनन का बड़ा अच्छा सीजन हाँ, है। वो पहन समर सकते लेलन हैं। होती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बारीक भी नहीं होती, आपको लाइनिंग भी नहीं होता है और ठंडी feel होती ठंडी है। भी बिल्कुल फील ऐसे होती ही है। है। क्या देखकर आई हैं आप टर्की में और किस तरह का ट्रेंड आने वाला है, जरा हमारे देखने वालों को शॉल्स का बताएं। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम तो नहीं पता, यहाँ बैठी हुई माशाल्लाह एक्सपर्ट तो बता सकेंगी। शॉल हुआ करती थी, आपको याद हो Cape बचपन में, shawls, हाँ। केप शॉल काइंड ऑफ, नॉट अच्छा। केप शॉल, या क्योंकि किमी- वो नेट किमोनो भी बोलते हैं हाँ उनको शायद ना, हाँ। नेट की बनी होती है वो, नेट की, और यहाँ उसका ट्रायंगल सा शेप होता है, और उसके पहले तो वो छोटे छोटे थे ना उसके वो टसल से, अब तो वो इतने लंबे लंबे आ गए हैं कि आपके बैक से आपके पाँव तक जा रहे होते हैं। तो आपने अगर कोई टाइट सा बॉडी सूट या शलवार सूट, पंजाबी सूट जिसमें शॉर्ट शर्ट हो और खुले पांचों वाली शलवारें हो और उसके पीछे लगाया, वो तो इंतहाई कमाल लगता है, बहुत ही खूबसूरत। कुछ लोगों को मैंने वेयर करते हुए देखा वहाँ। और अब भी मैंने यहाँ बहुत ढूंढा, पहले तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं तो मिस करके आ गई, लेकिन फिर मुझे मिल गया। अच्छा, मिल बहुत- गया हाँ, आपको? मुझे मतलब 3-4 आपने अब कैरी करना है मैंने कैरी उसको, करना है। ठीक है। मैंने कुछ कलर्स ले लिए। हाँ, चले, दैट्स गुड। तो मतलब ये एक अच्छी चीज है, हमें देखने को बिल्कुल मिलेगी ऐसे कि एक ही है, वैरायटी बड़ी आ smart, रही है। हाँ। मतलब मुझे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अपने देखने वालों को बता रहे कि मैं बता रही थी कि हम बचपन में हमें अम्मी दिया करती थी, जब हम सुपारा पढ़ने, कुरान
पाक पढ़ने जाते थे ना, तो वो हमें स्कार्फ, वो ट्रायंगल जैसा स्कार्फ देते थे, हम ऐसे सर पे पहन के वो जा रहे हैं हम लोग, तो उसी तरह का मेरे लेकिन ख्याल अब वो से आ सर रहा से है। थोड़ा सा नीचे आ गया, इधर आ गया, कंधों पे आ गया, सर में नहीं Shoulders होगा, पे आ बिल्कुल सिर्फ neck होगा। शोल्डर से हमारे लेके पूरा शोल्डर्स back। पर आ गया है। हाँ, तो ये हो गया है। तो जिस तरह मैं बात कर रही थी कि पहले बाहर आती थी, स्प्रिंग आता था, तो हम कुछ इस तरह के फैब्रिक पहनते थे, शिफॉन हो गया, लीलिन हो गई, तो अब तो ये बाहर का मौसम ही नहीं रहा समन, तो हम लोग क्या चीजें वेयर कर सकते देखो हैं? अब तो कॉटन नेट आ गई हुई है, कॉटन नेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उसमें आपको कॉटन सिल्क है, कॉटन अच्छा। नेट है, ये इतने मजे के फैब्रिक्स हैं, ये पहनने में बहुत ज्यादा आप ड्रेसी लगते हो। अच्छा, सिल्क किसको पहननी चाहिए और किसको नहीं पहननी चाहिए? देखो सारी गेम फिर वो डिस्ट्रैक्शन की आ जाती अच्छा, है। distraction मुझे क्या ऐसा है? लगता है कि जो ओवरवेट हैं, जैसे मैं बहुत ओवरवेट हूँ, मैं सिल्क नहीं पहनती। अच्छा, वो नहीं पहन क्योंकि सकते। बिल्कुल वो आप flow जॉर्जेट की करता है। तरफ चले जाए, फ्लो है, उससे आपके बॉडी पार्ट्स हाईलाइट हो Body जाता है। highlight अब होती आप है, जहाँ सारे से bulk मोटे हैं वो highlight चीज होती आपकी हाईलाइट हो रही है। सिल्क तो नहीं मैं पहननी सिल्क मोटे लोगों को, अपने जैसे लोगों को तो कहती हूँ अवॉइड करें प्लीज। अच्छा। आप ये देखें, ये मलाई जॉर्जेट है, मेरे सारे कपड़े जॉर्जेट के होते हैं। ओके, क्योंकि हाँ, मैंने इसमें- आपको कभी इसमें दूसरा भी कोई देखो- भी फैब्रिक पहना हुआ नहीं देखा है। इसमें भी slippery फॉल होता है, है, क्योंकि हाँ। इसमें भी फॉल है, स्टिफ नहीं पहना हुआ इन्होंने। अगर कॉटन पहनेंगी तो दैट वुड बी अ लिटिल स्टिफ। एग्जैक्टली, और उसमें मैं और ज्यादा मोटी लगूंगी, तो वो ऐसे कपड़े मैं घर के लिए रखती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे शौक है पहनने का, तो मैं कहती हूँ लेकिन मैं वो घर में शौक पहन पूरा लेती करूँ। है, ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरा सायरा, अब जो हम जिस तरह की हमारी प्रोफेशन है और बाहर जाना होता है, बड़ी मसरूफ जिंदगी हो गई है, तो हम कहते हैं कि हमें वो वाले कपड़े मिले जिनके ऊपर रिंकल्स रिंकल आए, क्रीज फ्री कपड़े हो, क्रीज फ्री एग्जैक्टली, हो, हाँ, जिसमें बिल्कुल। बार बार हमें इस्त्री ना करने पड़े, या बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी देर बैठे और उसके बाद क्रीजिंग इतनी ज्यादा वो पड़ गई यही है कि तो जैसे क्या मैंने पहने कहा, उसके लिए? जॉर्जेट इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें क्रीज तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ये भी नहीं। कोरियन जो इंपोर्टेड स्टफ होता है, हाँ। बड़े बर में भी आता है, बहुत अच्छी फॉल होती है। इसके डिफरेंट स्टाइलिंग हो सकती है। इसमें सिंगल जॉर्जेट्स भी आते हैं, अच्छा। फ्लोरल्स भी आते हैं, इसमें प्रिंटेड भी आते हैं, और बेसिक्स भी आते हैं बिल्कुल कलर। ऐसे ही है। तो इसके अलावा स्विस लॉन भी है, उसमें भी बिल्कुल क्रीज नहीं आती। ठीक है, स्विस लॉन इज बेस्ट। बहुत कमाल। मेरे ख्याल से आपने भी स्विस लॉन ही जी, पहनी मैंने हुई भी है। स्विस लॉन ही पहना, तो इट इज क्रीज फ्री। वो आप डे टू नाइट कैरी कर सकते हैं ऐसे और कपड़े। उसको पहन के भी बड़ा मजा आता है। हाँ, उसके बड़ी अलावा लाइट soft लाइट सी हाँ। लगती है। उसके अलावा हाँ। चिकन का फैब्रिक है, चिकन भी चिकनकारी मोस्टली आजकल बहुत चल हाँ, रही है। बहुत ज्यादा। तो चिकन भी मोस्टली क्रीज फ्री ही होता है। तो चिकनकारी किसको पहननी चाहिए? चिकनकारी तो हर सेट के कपड़े हर पहन, सेट के, हाँ, हाँ। हैवी सेट भी अच्छा, पहन सकता उसके है। अंदर आपके जो चिकनकारी में जो काम होता है, उसकी स्टेटमेंट को आपने देखना है। अच्छा, अगर तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल में जा रही है तो फिर हैवी लोग नहीं पहनेंगे। ओके। अगर वो वर्टिकल की तरफ उसकी लाइंस और काम जा रहा है, या वर्टिकल की तरफ उसका पैटर्न जा रहा है, तो दिस इज फॉर यू। बड़े बड़े उस देखो उसमें जो होल्स होते हैं, बोरिंग जिसे कहते हैं, वो डिफरेंट टाइप। अगर वो बड़े बड़े हैं तो आप हैवी वाले सेट वाले नहीं पहनेंगे, छोटे वाले पहनेंगे। मैं आप लोगों से बड़ा अच्छा इसी तरह- एक्सपीरियंस शेयर करने जी वाली जी, हूँ। जरूर जरूर। मुझे याद है कि यहाँ पर लाहौर में एक जबरदस्त मार्केट है जिसको बोलते हैं शेरावाला मार्केट। शेरावाला गेट है आई थिंक। अच्छा। मैं उधर एक्सप्लोर करने गई, ठीक है। मैं वहाँ पे चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ पे मर्दाना कपड़े सेल हो रहे थे। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ पर एक शॉप में गई, तो उनके पास जो मर्दाना कपड़े थे, तो मैं सोचूं कि अगर ये मैं अपने मियाँ को दिखाऊं या अपने भाई को दिखाऊं, तो वो कहेंगे कि यार ये तो औरतों वाले कपड़े हैं। उनके कलर्स ऐसे खूबसूरत अच्छा, हैं। मर्दाना अब कपड़ों। औरतों के लिए उसमें क्या बेनिफिट छुपा हुआ है कि मर्दों के जो कपड़े होते हैं ना, उसके फैब्रिक का भर बहुत ज्यादा बर बहुत होता है। बड़ा होता है। वो हाँ, फैब्रिक इतना ज्यादा आपको मिलता है। मुझे लिटरली 2000 के चिकनकारी के सूट मिले आपने वहाँ अपने से। लिए ले लिए? मैंने ले लिए। आपने कहा अपने हस्बैंड को और भाई को पीछे छोड़ती हूँ, मैं अपने लिए लेकर जा नहीं, नहीं, मैंने कहा हकीकत में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। उनको उन्होंने कहा, पसंद नहीं, "तुम्हें उन्होंने पता कहा ही है, ये हम तो नहीं लड़कियों वाले पहनेंगे।" इनडायरेक्टली आप लेकर अपने लिए ही आई थी। मैंने इतने सारे अपने प्रोफेशनल सेशंस में Okay, अपने that's वो good. सूट पहने। वाह जी और वाह। सबसे अच्छी बात ये थी कि मोटे लोगों के लिए मर्दाना कपड़ों में से फैब्रिक बड़ा अच्छा निकल आता है। और किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये मर्दाना कपड़े किसी पहने ने हुए नहीं हैं। मुझे Actually पूछा। उसमें चेक्स, स्ट्राइप, चेक्स या इस तरह की चिकनकारी चीजें थी होंगी। उसमें, चिकनकारी, एम्ब्रॉयडरी गले क्या बने हुए बात थे। है। और क्या वो बात है। फैब्रिक होता है दरअसल, वो उनके पास थोड़ा सा लॉट में आता हाँ, है वो जो अच्छा। फैब्रिक होता है ना, तो वो अच्छा। और अगर जैसे वो हमारे कॉर्ड सेट्स बन रहे हैं लेडीज के, क्योंकि वो जरा फ्यूजन टाइप है, बिल्कुल ऐसे ही। लेडीज एंड जेंट्स के दरमियान का हाँ, वो है, तो उसमें आप सारा वो आ फैब्रिक जाता है। यूज कर चले, सकते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, ये तो हो गई, हमने मेकअप की तो बात कर ली। किरण, अब जाते जाते ये भी बताएं कि हेयर स्टाइलिंग किस तरह की आजकल इन है? बाल आजकल ज्यादातर लड़कियां ना बंद कर देती हैं, या बन बना लेती हैं, या हाई टेल पॉनी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। मैं तो यही देख रही हूँ कि ज़्यादा जो लड़कियां हैं ना, टीनेजर्स या स्टूडेंट, जिनकी एज अभी स्टूडेंट्स हैं, जो वो जा रही हैं टर्किश हेयर स्टाइल में। एक पोनी को
3 टाइम्स, 1 2 3 दफ़ा करते हैं, फिर उसको यहाँ से निकाल के तो थोड़ा वो खुला भी रहता है और फेस भी थोड़ा सा बंधा रहता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा लूज stylish ही लगता है। ज़्यादा जो है ना, जैसे आपका इस वक्त हेयर स्टाइल है, ज़्यादा बच्चियाँ या गर्ल्स या लेडीज़ इसी तरह के बालों में हाँ, जाती वो हैं। मेसी बंस है, मेसी बंस बाल थोड़े से मतलब निकल वो भी रहे ज्यादा हैं। बंद वाले स्लीक लुक नहीं है वो आजकल शादियों बल्कि में ब्राइडल भी के है। फेस थोड़ा सा ब्राइडल हल्की, की वो वही इसको कर बड़ी रहे हैं। अच्छे से ब्राइडल carry जो कर है ना सकते वो हैं। आजकल स्लीक लुक में जा रही है, स्लीक बन जो है वो बन रहे हैं, वो मेसी बड़े बड़े बन अब बनना खत्म हो गए हैं। वो ऐसे लगता था अलग ही पहाड़ जो है ना ब्राइडल ने सर पे रखा मैंने अब 2-3 शूट्स किए हैं, मैंने उसमें दिया है। वो एक पुरानी एक्ट्रेस हैं शर्मिला टैगोर, उनके टाइप की मैंने ब्राइडल बनाई है, कमाल लग रही कमाल थी, लग रही है, खूबसूरत, हाँ। बहुत बाकी प्यारी। ये बीच वेव्स वगैरह हाँ वो ये चल रहे हैं आजकल बीची वेव्स। तो आज हमने आपको टिप्स दे दिए हैं कि आपने अपनी ईद किस तरह गुजारनी है और किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि तैयारियां जो है ना ये थोड़ी दिनों बाद ही शुरू हो जाएंगी। तो आपने किस तरह के कपड़े, ड्रेसिंग और किस तरह का मेकअप खरीदना है वो आज हमने आपको टिप्स दे दिए, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हमारे साथ सायरा रिजवान मौजूद थी, ड्रेस डिजाइनर है। सायरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप Thank you यहाँ for पर आई। having किरण me. अंजुम हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट है। किरण आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई। और समन असद ने भी हमें ज्वाइन किया था, वार्डरोब कंसल्टेंट है। समन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स आप तीनों हमें देकर जा रही हैं कि हमने किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करनी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं और हमने बात करनी है आंखों की सेहत के हवाले से। बहुत से लोग हैं, मैं तो कहूँगी कि 70 to 80% हमारी जो कौम है या पॉपुलेशन है वो ऐनक लगाना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आई साइट इतना वीक हो रही है कि आप छोटे से बच्चे को भी देखेंगे उसने भी ऐनक लगाई हुई है, नौजवान ने भी ऐनक लगाई हुई है। इवन दो कि जब वो एज कर जाते हैं, ग्रेस कर जाते हैं, तब भी उन्हें ऐनक लगी हुई होती है। तो ये एक बीमारी है, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है। आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपनी ऐनक से निजात हासिल कर सकते हैं, आप ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उसमें भी क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं, ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, क्या उसकी टाइम ड्यूरेशन होता है, आज हमने इस पर इन डिटेल में बात करनी है। और इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोइन मौजूद हैं जो कि आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जैसे मैंने बात की है कि हमारी कोई 70 to 80% पॉपुलेशन है जो ऐनक का इस्तेमाल करे, जिनकी आई साइट वीक है। सही कहा है मैंने? गलत डेटा तो नहीं, तकरीबन उसके आसपास ही है इतना कि इतने लोग हैं। तो क्या कहेंगे कि अब मुकम्मल तौर पर ऐनक से निजात हासिल हो सकती है हमें? ये ऐनक एक ऐसी चीज़ है जो कि बचपन से शुरू होती हाँ, है, कई लोगों बुढ़ापे को तक रहती है। बुढ़ापे तक रहती हैं। एक वो वाली कैटेगरी है, एक जो कि 40 साल मिड लाइफ में आती है, आपकी मिड लाइफ क्राइसिस में आपको पहुंच मिलती है, वो होती है नज़दीक देखने वाली। अच्छा, हाँ, वो एक अलहदा चीज़ है। और दूसरी जो एनके हैं जो कि हमें बचपन से मिलती हैं, और उनमें भी जो नंबर है, एक शॉर्ट साइटेडनेस है जिसको मायोपिया कहते हैं, और एक दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें से जिसको हम उतार सकते हैं वो ज़्यादा मायोपिया वाले पेशेंट्स हैं, जिनकी हम ऐनक रिमूव कर सकते हैं, स्पेशली लेज़र करके। अच्छा, मतलब वो जो जिनकी 40 साल के बाद आती है या जिनकी बचपन से होती है? जिनकी बचपन से जिनसे बचपन की होती है वो, उनके चांसेस हैं कि वो उतर सकती है उनकी जल्दी ऐनक? वो उसकी भी एक कैटेगरी है। अच्छा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जिस तरह आपकी हाइट और कद बढ़ता है एज के साथ, इसी तरह आपकी ऐनक का नंबर भी चेंज होता है, और देखने में यही आता है कि 20 या 22 साल पे जाके वो नंबर स्टेबल हो जाता है और बढ़ना रुक जाता है। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सी एज ज़्यादा बेहतर है? इसमें देखना यही होता है कि जब वो रुक जाए, तो यानी कि एन के अब आगे मजीद उसको नंबर नहीं चेंज होगा, तो फिर उसके बाद आप फैसला करते हैं कि हाँ जी अब 1 साल से इसका नंबर चेंज नहीं हुआ, तो अब इसकी ऐनक किस उतारने की आप ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि पॉसिबल है कि ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपकी ऐनक का जो नंबर है वो वापस आ सकता है, या आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो सकती है? इसी में इसको कहते हैं रिग्रेशन, यानी कि वो रिग्रेशन यानी कि नंबर किसी का वापस आ जाए। अच्छा, बहुत थोड़े लोगों का आता है। पहले मशीनें ऐसी थी जो जिनके अंदर स्कारिंग थोड़ी ज़्यादा होती थी। अब जो मशीन आ गई हुई है जो कि एक्साइमर लेज़र है, पहले भी वही थी, लेकिन उनकी जो टेक्निक्स हैं बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गई हैं और मशीनें बहुत एक्यूरेट आ गई, जिनसे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और नंबर
बहुत कम लोगों का वापस जाता है, लेकिन उसके अंदर भी दो टेक्निक्स हैं, एक लेज़र जो फेमटो लेज़र करते हैं और एक PRK करते हैं। उन दोनों में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, दोनों में रिग्रेशन का रेट थोड़ा फ़र्क आता है, लेकिन जितना भी आता है वो कम होता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मरीजों को बताना कि 40 इयर्स के बाद रीडिंग ग्लासेस आपको लगानी पड़ती अच्छा, हैं। वो लगानी पड़ती है आफ्टर ऑपरेशन भी, आफ्टर ऑपरेट भी। जी, तो इसी वजह से जो टाइम है 20 साल का या 22 साल का वो सबसे अच्छा है, चूँकि कम से कम आप 20 साल के लिए ग्लासेस फ्री रहते हैं। ग्लासेस फ्री रहते हैं। अच्छा, लेकिन जिनकी वापस आ जाती है, क्योंकि रेशो कम है, लेकिन क्या वजह होती है कि वो वापस आ गई है? उसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 वजह ये कि हमने सर्जरी शायद किसी की अगर कोई जल्दी हो जाए जबकि रुकी नहीं थी, उससे पहले हो जाए। अच्छा। यानी कि अगर किसी के 18 पे करा लेता है अगर वो मरीज, तो उस वक्त ये होता है कि शायद उसका 1-2 नंबर बढ़ना था, तो वो शायद उसका वापस तो वो बढ़ जाए। तो इस वजह से हम मरीज को अच्छी तरह समझा देते हैं कि जब तक रुके ना तब तक नहीं करते। दूसरी चीज़ होती है, कई पेशेंट्स होते हैं जो एक्सेसिव हीलर्स होते हैं, यानी कि उनके जो स्कार टिश्यू है वो ज़्यादा बनता है। पेशेंट जिनको एक्नी होती है या जो को विद इन 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, इसके दौरान आपकी हीलिंग ज़्यादा होती है, इन लोगों को रिग्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम अवॉइड करते हैं या उनको बताते हैं कि ये चीज़ें इस टाइम पीरियड से आप गुजर जाएं, तो फिर हम करते हैं उनकी फिर करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि हर चीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी, तो क्या इस सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे अच्छी चीज़ है कि 95% में बहुत कम प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी विजन रिकवरी हो जाती है और सारी लाइनें वो तकरीबन देख लेते हैं। कुछ जो ऊपर के 4-5% बच जाते हैं। कोई भी सर्जरी करें, सबसे बड़ा जो दुश्मन है किसी भी ऑपरेशन का वो इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन से किसी की नज़र कम होना, ज़ाया होना, वो हम मरीज़ को समझाते हैं हमेशा कि ये चांसेस आते हैं, लेकिन हम एंटीबायोटिक पहले भी करेंगे इस्तेमाल, दौरान ऑपरेशन भी, बाद में भी करेंगे, और हम अच्छी तरह देख लेते हैं कि इस मरीज़ को कोई ऐसी चीज़ें हैं तो नहीं जिससे कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से देख ली जाएँ तो चांसेस कम होते हैं कि होना। एक तो ये चीज़ है कि इन्फेक्शन होना। फिर कई बार किसी वक्त ऑपरेशन में अगर कोई मसला आ जाए हमें करते वक्त, तो हो सकता है कि नंबर कंप्लीटली ट्रीट ना हो सके। अच्छा। तो वो एक चीज़ होती है, तो वो भी बता दिया जाता है फिर वो भी patient बता को। देते हैं कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। और तीसरी चीज़ जो है, किसी को अगर ड्राई आई हो तो वो ड्राई आई जो है वो ज़्यादा हो जाती है थोड़ी देर के लिए। मरीजों की जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई हो उनकी तो करते ही नहीं है जी। अच्छा। क्योंकि वो ड्राइनेस, क्योंकि ऊपर से जब आप सरफेस एब्लेट करते हैं एपिथेलियम को, तो आपकी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, वो जाती हैं, फिर उसके बाद रीग्रो करती हैं। लेकिन जब वो रीग्रो करती है उतनी देर में ड्राइनेस कई लोगों की बढ़ जाती है, तो उससे ऊपर से एपिथेलियम जो है वो पूरी तरह रीग्रो नहीं करता सही तरह। तो फिर क्या हो सकता है, मतलब कोई प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कोई केयर होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, इस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसमें यह कि जब भी हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये मरीज सूटेबल है, इसकी आंखें ड्राई नहीं है, इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है मरीज़ों को, तो फिर उसके बाद हम उनको सेलेक्ट करके उनको एंटीबायोटिक, उनको कहते हैं, एक दिन पहले करें। और सबसे पहले ऑपरेशन से एक स्टेप और होता है कि उनका एक कॉर्निया का स्कैन होता है। जो सरफेस है उसको हम देखते हैं कि उसकी सरफेस गोलाई में ही है या कुछ चोंचदार तो नहीं है। एक कंडीशन होती है कि जिसको केरेटोकोनस या चोंचदार कहते हैं, तो उसमें कॉर्निया थिन हो जाता है, तो हमें एक ख़ास थिकनेस चाहिए जिस पे हम काम करते हैं। तो अगर वो चीज़ हो तो फिर हम सर्जरी नहीं करते, लेकिन वो टेस्ट हम सर्जरी से पहले ही रखा होता है। अगर कोई इशू हो तो फिर हम मरीज़ को कह देते हैं कि आपकी आंख सूटेबल नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर सारी चीज़ें सिस्टम्स गो हैं तो फिर हम प्रोसीड करते हैं सर्जरी। प्रोसीड कर लेते हैं। तो फिर कितना टाइम लगता है एक सर्जरी में, ड्यूरेशन कितनी होती है? सर्जरी चूँकि दोनों आंखों की हम इकट्ठी करते हैं, पहले एक की फिर दूसरे की, टाइम इसके अंदर थोड़ा लगता है चूँकि हमने ऊपर से सरफेस को एब्लेट करना होता है। जो लेज़र है वो आपके कॉर्निया जो थिकनेस है उसको आप समझ लें ऐसी मशीन है जो तराशती है और तराशते हुए उसका स्कार नहीं छोड़ती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो वो वेपराइज कर देती है जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं आपके कॉर्निया के अंदर। तो उसको हम 2 तरीक़ों से करते हैं। एक में ऊपर उसकी सरफेस को ऊपर से एक फ्लैप बना लेते हैं जिसमें कि हम फेमटो लेज़र इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके नीचे हम लेज़र एक्साइमर लेज़र करते हैं। वो जो एक्साइमर लेज़र है उसी बेसिस पे हमें हीलिंग एक्यूरेट चाहिए ताकि उसका विजन का नंबर वापस आ जाए। इसमें जो आपने पूछा था कि सारों को ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी जी। इसमें जिनका -8 या 9 से ज़्यादा हो उसके अंदर जितनी हमने थिकनेस ट्रीट करनी होती है वो उससे ज़्यादा चला जाता है, तो उसमें हम उस नंबर को लेज़र से ट्रीट नहीं कर सकेंगे जो -8 या 9 है। तो इस वजह से हम स्टार्ट को 1 नंबर से शुरू करेंगे और
8 या 9 नंबर तक हम ट्रीट कर सकते हैं। सारों को हम नहीं कर सकेंगे लेज़र के साथ। अच्छा। अगर किसी को लेज़र के साथ ना कर सकें तो फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो हम देखते हैं कि मरीज़ उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है। हाँ, उसके ये वो मरीज के लिए सेफ है वो प्रोसीजर के नहीं है। मोस्ट पॉपुलर और जो सेफेस्ट सर्जरी है ऐनक उतारने के लिए एक्साइमर लेज़र ही है। अच्छा, वो एग्जामर लेज़र ही है वो। और वैसे भी हम इसके बारे में भी तो डिफरेंट एड्स और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ना कि लेज़र के थ्रू आप ऐनक उतरवाएं, ना कोई कट लगेगा ना कोई टांका लगेगा, तो ये वाकई ऐसा जी बिल्कुल होता है? ठीक कह रहे हैं कि उसमें स्टिच कोई नहीं लगता। और अब तो नॉर्मली जिस तरह जाते हैं, जिनके लोगों की शादियां होनी होती है, वो एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले वो आ रहे होते हैं कि वो कि हमारी अब ऐनक उतरेगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे से हम गुजरेंगे। अच्छा। तो वो कई आते हैं तो फिर हम उनको बता देते हैं कि मैंने तो बहुत टाइम डिस्टेंस हमें भी दे के आए हैं, क्योंकि उसमें रिकवर करना है। वो कहते हैं हाँ जी इसके बाद मैंने मेकअप करना है शादी के लिए, तो क्या वो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अच्छा, ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती है ना ऑब्वियसली, जिनका बिग डे होता है उन्होंने तो फिर सारी चीजें इंश्योर करनी है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं कि 2-3 महीने का टाइम दे के उससे पहले कराएं, ताकि आप भी इजी हो हम भी इजी हाँ, हो। फिर आप अच्छे तरीके से अपने जो इवेंट है उसको एंजॉय कर सके। अच्छा, ये तो बात होगी ना उनकी जो डायबिटिक लोग हैं, उनकी शुगर जो है सबसे पहले कहते हैं आंखों को मुतासर करती है, तो क्या वो सर्जरी करा सकते हैं, लेजर करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं वो? टेक्निकली अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मशीन कर देगी, लेकिन इशू जो आता है वो एक तो डायबिटिक्स के अंदर इन्फेक्शंस होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। ओके। और उनकी हीलिंग थोड़ी नॉर्मल लोगों से स्लो होती है। हाँ तो जी। हम प्रेफर करते हैं कि ना करें, स्पेशली जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स है उनको ज़िंदगी में और बहुत सारे मसले हैं, तो ये एक चीज़ उसके ऊपर और डाल दे तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को बहुत मजबूरी हो तो देख सकते हैं क्या करना है क्या नहीं तो उन्हें मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं करवानी मैं चाहिए? तो रिकमेंड यही करूंगा कि ना कराएं। ना करवाएं। तो क्या पेचीदगियां क्या हो सकती हैं ऑपरेशन के बाद? किस तरह की पेचीदगियां आ सकती हैं? पेचीदगियाँ जिस तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्राई आइज, ड्राइनेस जो है वो एक तो हमने कहा था कि किसी को ड्राइनेस होती है तो वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरी है नॉर्मल लोगों को भी ड्राइनेस उसकी वजह से होती है। अच्छा। तो ड्राइनेस आती है तो हम लुब्रिकेंट देते हैं, तो जो टीयर ड्रॉप्स होते हैं तो इनिशियली ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी को महीने के लिए इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन ज़्यादा लोगों को हम कहते हैं 3 से 6 महीने हमको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। जब जाते हैं मरीज़ आते हैं वो कहते हैं हमने सर्जरी होगी, नेक्स्ट डे हमें बिल्कुल सही नज़र आना चाहिए, परसों मुझे जहाज उड़ा लेना चाहिए। तो उसमें यही होता है कि आपको हीलिंग होती है। अब देखिए हमने कहा है कि एक स्कार टिश्यू एक एरिया है जिसमें से आप देख भी रहे हैं लिविंग टिश्यू है, वो क्रिस्टल क्लियर है, आपने सर्जरी भी कर दी और उसके अंदर हीलिंग भी होनी है और आपने उसके बीच में से देखना भी है। क्या बात है, अल्लाह पाक की कुदरत है ये, देखिए जरा। और वो हीलिंग का ये है कि जब ये लेसिक से या फेमटो लेसिक से करते हैं तो नेक्स्ट डे विजन बहुत अच्छी हो जाती है, वो अच्छा रिकवर कर जाते हैं। PRK वाले को हफ्ता पीछे चलते हैं, उनसे उनको कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, लेकिन वो भी उसके बाद रिकवर कर जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि विद इन 1 महीना अपने आप को देना पड़ता है, जिसमें आपकी जो फुल क्लैरिटी और चीज़ें जो रिकवर करती हैं, 1 महीना लगता है कंप्लीट रिकवरी में, हीलिंग में। हाँ, लेकिन विद इन अ वीक आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, क्योंकि आपने ड्रॉप्स डालने होते हैं, आंखों में से रेडनेस, पानी, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेशन के बाद। ओके, लेकिन क्या उनको एहतियात करनी पड़ती है कि वो पानी के ज़्यादा छींटे मारें या बिल्कुल नहीं मारने चाहिए, या क्या करना चाहिए उन्हें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लेसिक जिसका करते हैं उसमें एक फ्लैप होता है, और वो फ्लैप जिस तरह आपने कहा स्टिच कोई नहीं लगा हुआ, तो वो आप बेसिकली प्लेस करते हैं और आई के जो अपने करंट्स हैं अंदर जो चल रहे हैं वाटर के, वो उसको सक्शन क्रिएट करते हैं जिससे वो मेंटेन करते हैं। लेकिन वो फ्लैप जो है वो आंखें मलने से या आंख के अंदर पानी डालने से वो मिसप्लेस हो सकता है। बहुत थोड़े लोगों में हमें उसको दोबारा रीसेट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन इस वजह से उनमें हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। बाकी PRK में वो चीज़ें कम आती हैं, जिसमें हमें सरफेस एब्लेशन करते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि पहले दिन आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें यह कि पहले दिन जो 24 घंटे पेन का एलिमेंट जो फेमटो से करते हैं, जिसमें आप लेज़र का फ्लैप बनाते हैं, उसके मुकाबले में पेन उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, पेन ज़्यादा होती है, उसके लिए फिर लोगों को जो है पेन किलर्स खाने पड़ते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें जो वाव फैक्टर है ज़्यादा फेमटो वो लेसिक में ज़्यादा आता है, क्योंकि मरीज़ को सबसे ज़्यादा ये होता है कि हाँ जी मैं आया था, अब मेरी ऐनक किधर है, वो फेंक के जाता है। बाकायदा कई जगहों तो वो डस्टबिन रखी होती है जिसमें इनके सारों की पाइल अप होकर पड़ी होती है। लेकिन इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट, क्योंकि आप अगर एक ऐनक में से देखते हैं और
आप ऐसी है जिस तरह खुली फिजा बगैर ऐनक के देखते हैं तो आपको एक वाइड Wide फील्ड angle बहुत नजर आता है, एंगल नजर आता हाँ। है और दुनिया की जो आप काम करने की कैपेसिटी है वो आपकी टोटली डिफरेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको ऐनक ना लगे या आपकी नज़र ख़राब ना हो तो उसके लिए अपनी आंखों का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें और थोड़ा सा बाहर निकल के सैर किया करें और ग्रीनरी को देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा। और 9 to 5 वाले जो लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है, ख़ासतौर पर उनकी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, उनके लिए यही हम करेंगे कि 20-20 का आपका एक रूल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो करें, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए रेस्ट करें और 20 फुट पे हाँ, देखें। थोड़ी सी मैं भी आइस स्पेशलिस्ट बन गई हूँ, थोड़ा सा मुझे भी पता चल गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ख्याल रखें, जितना हो सकता है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे साथ डॉक्टर मोइन मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।